हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का हमारे फिजिक गेम एकेडमी में स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम सारे लोग आईआईटी जैम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपकी करवा रहे हैं। यहाँ बेसिकली अलग अलग सब्जेक्ट्स की जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री की तैयारी होती है। तो जहाँ तक मेरा कंसर्न है, मैं फिजिक्स की बात करूँगा। तो जो हमने इस महीने देखा, तो इस महीने केटीजी और थर्मो, ये जो पोर्शन है जो जैम के एग्ज़ाम में अराउंड 8 से 9 नंबर का आता है, इसको कंप्लीट किया। इसके ऊपर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए, आपको ढेर सारे फॉर्मूलाज लिखवा के दिए। और इसके अलावा पिछले महीने हमने मॉडर्न फिजिक्स का कोर्स लॉन्च किया था, जिसके अंदर ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स हमने कवर किया था। ये सारा चीज़ मिला के लगभग लगभग 10 से 11 नंबर पेपर में लेता है। तो हमने ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर रखी थी। 10 से, या आप इसको भी एवरेज पकड़ लीजिए, 8 से 10 नंबर का। तो ये पेपर में आता ही आता है। तो इतना पोर्शन हमने कंप्लीट कर दिया था। और इसी कड़ी में इस बार मतलब आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं STR, ठीक है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये चीज़ वैसे हम मॉडर्न फिजिक्स के अंदर ही देखेंगे। तो ये कुछ लेक्चर्स जो थे वो वहाँ पे अपलोड होना बाकी थे, तो उनको हम इस महीने में कवर कर लेंगे। और बाकी फिर आपका इन दो टॉपिक्स में बचते दो ही चीज़ें, एक आपका क्वांटम मैकेनिक्स और एक आपका स्टैट मैक। तो इन दोनों के लेक्चर्स भी आपको जल्दी आ जाएंगे। पता नहीं कौन लेने वाला है, लेकिन मैं नहीं लूँगा, कोई और लेगा ये दो टॉपिक्स आपकी। तो बाकी तो चीज़ें आपको पता है कि हम सबसे पहले थ्योरी डिस्कस करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर के पीवाईक्यूज डिस्कस करते हैं, और आपको टास्क दिया जाता है कि आप अपना पीवाईक्यू बुक बनाइए प्लस फॉर्मूला बुक बनाइए। पता नहीं कितने लोगों ने ये चीज़ बनाई है। जिन्होंने भी फॉर्मूला बुक बनाया है वो मुझे अपना फॉर्मूला बुक भेज सकते हैं, ताकि मैं देखूं कि आपने क्या बनाया है। और पीवाईक्यू बुक भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कि हाँ, हम इस तरह से कुछ कर रहे हैं। अगर आप मुझसे डिस्कस करते तो मुझे पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हो, आपको कहाँ पे डिफिकल्टी आ रही है। बाकी आपको अगर कुछ पूछना है तो आप व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और बाकी अगर आपको कुछ डाउट से, कुछ क्वेश्चन से, कुछ और चीज़ें पूछनी है तो आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छे लगते हो तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। और बाकी तो क्या ही है। तो आज के लेक्चर को हम फिर स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमने मॉडर्न फिजिक्स देखा था, जिसके अंदर हमने ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स देखा, जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, या फिर कॉम्पटन इफेक्ट हो गया, डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस हो गया। ये सारे कंसेप्ट हमने देखे थे। और एटॉमिक फिजिक्स, जिसके अंदर हमने ट्रांजिशन वगैरह देखा था, लाइमन बार्मर सीरीज देखी थी हमने। न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर हमने बेसिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर देखा था, न्यूक्लियॉन्स के बारे में देखा था, अलग अलग न्यूक्लियर मॉडल्स देखे थे। उसके बाद में हमने रेडियो एक्टिविटी के बारे में और कुछ फिनोमेनॉन्स के बारे में देखा था। साथ ही जो अभी अभी कंप्लीट हुआ है अपना थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसके अंदर हमने बेसिक गैसियस प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। इसी कड़ी में अभी हम एक नया टॉपिक देखेंगे, जो है SPR का, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये आइंस्टाइन ने दिया हुआ एक खतरनाक सा थ्योरी है, और ये काफी इंटरेस्टिंग थ्योरी है। और फिर ये दिया था ऑलमोस्ट 1905 में।
और 10 साल बाद इसी का उसने जनरलाइजेशन कर दिया और वो हो गया जीटीआर, या फिर आप जीआर बोलिए, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। काफी सारे इंस्टीट्यूट में ये अलग से कोर्स होता है जीटीआर का, जहाँ पे लोग ये पढ़ते हैं। तो ये हमारा टॉपिक नहीं है, ये ना ही ये जीआर आपके जैम या जेएस में आता है। बट लोग इसके ऊपर रिसर्च करते हैं और अभी भी रिसर्च चल रहा है, काफी कुछ चीजें हो रही है इसके अंदर। लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक है वो है एसटीआर का, जो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो सबसे पहले हम न्यूटन से स्टार्ट करते हैं चीजों को, कि अगर हम न्यूटन के टाइम की बात करें तो उस टाइम पे फिजिक्स काफी सिंपल थी, या अपने बन ही रही थी। कुछ बहुत ज्यादा रूल्स आए नहीं थे, तो जो चीजें थी वो सारे न्यूटन ने जो जो चीजें बताई उसी के अकॉर्डिंग सब चीजें चलती थी उस टाइम। सारी चीजों के लिए फिर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात चलती है हमेशा। जब हम कुछ भी चीज को स्टडी करते हैं, हम न्यूटन्स लॉ भी स्टडी करते हैं या फिर हम बाकी भी चीजें स्टडी करते हैं, तो वहां पे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं। रेफरेंस, तो बेसिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? तो यहाँ पे फ्रेम तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई फ्रेम है, जैसे फोटो फ्रेम होती है, जिसके अंदर आप, ये फोटो फ्रेम है तो इसके अंदर आप फोटो रखते हो अपना, या फिर कुछ और भी रखते हो। अब ये फ्रेम किसकी है? तो रेफरेंसेस की फ्रेम है। तो रेफरेंस आपने काफी बार सुना होगा कि उसको, मुझे किसी का रेफरेंस चाहिए, या आप कहीं पर अगर जैसे फेसबुक से या कुछ खरीद रहे हो या फिर कुछ कर रहे हो, या फिर आप किसी और मार्केटिंग साइट से कुछ खरीद रहे हो, तो आप रेफरेंस देखते हो, स्टार्स देखते हो कितने हैं। तो रेफरेंस क्या होता है कि हम किसी के रेफर में किसी चीज को मान के आगे को डिफाइन करते हैं। जैसे रिलेशन में हम बात करते हैं, रेफरेंस बेसिकली क्या होता है, किसी के रिलेशन की बात होती है। कि जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि ताजमहल कहाँ है, तो आप बोलेंगे कि हाँ आगरा में जाओ, आगरा में आपको मिलेगा। आप वहां से पूछेंगे तो मेरे यहाँ से आप राइट मुड़ोगे, वहां से उस दुकान वाले से पूछोगे तो वो आपको बता देगा वहां पे सीधा जाके। तो ऐसे रेफरेंस में कि मेरे रिस्पेक्ट में कुछ चीजें कहाँ पे हैं। ये रिलेशन में हम बात करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी, कि किसी एक चीज को हम स्टैंडर्ड रखते हैं, ओरिजिन रखते हैं, उसके रिस्पेक्ट में हम डिस्टेंसेस लेते हैं। जैसे मैथ्स में आपने देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं। यहाँ पे ओरिजिन होता है जिसका कोऑर्डिनेट हम 0 0 0 मानते हैं, फॉर कि जहाँ पे हमका जो पूरा है वो सिंपल बन जाए। और फिर हम एक कोई वेक्टर देते हैं स्पेस में, आर वेक्टर, जिसका कोऑर्डिनेट होता है एक्स वाई जेड। अब इसको आप कैसे डिनोट करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड, जो आर का मैग्नीट्यूड होगा वो कैसे डिनोट होगा? तो एक्स माइनस, जो आप बेसिक मैथ्स में सीखते हैं कि एक्स माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड वन स्क्वायर। इस तरह से कि यहाँ पे ये ओरिजिन है, तो ये आपका जीरो हो गया, और फिर ये आपका रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आपने इसकी जो पोजीशन है वो इस ओरिजिन के अकॉर्डिंग इसके रेफरेंस में बताई कि क्या है। अगर यही चीज, अगर मेरा, मैं इस पॉइंट के रेफरेंस में बताऊं, यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट्स है और यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट्स, अब यहाँ पे चेंज आएगा। अब ये इतना सिंपल नहीं बनेगा कि एक्स की जगह पे कुछ और आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज आपने यहाँ पे समझ ली कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली क्या होती है। तो अब इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कुछ टाइप्स है जो हम बेसिकली यूज करते हैं। बेसिकली दो टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस होती है, एक होती है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक होती है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये क्या है ये हम देखते हैं। तो हम यहाँ पे जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर करते हैं या कोई भी फ्रेम कंसिडर करते हैं, तो हम उसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कंसिडर करेंगे, क्योंकि कार्टेशियन में चीजें काफी सिंपल होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनर्शियल फ्रेम क्या होती है। तो इनर्शियल फ्रेम के केस में हम दो फ्रेम्स को लेते हैं हमेशा।
ये मेरी एस फ्रेम है और ये मेरी एस प्राइम फ्रेम है। अब इसमें इनर्शियल फ्रेम आप कब बोलोगे इन दोनों को, कि जब ये दोनों या तो रेस्ट पे हो या तो कांस्टेंट स्पीड बोलो या वेलोसिटी बोल दो, या तो रेस्ट मोशन में हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, तभी आप इनको बोलोगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और हमेशा याद रखना, जब भी इनर्शियल फ्रेम की बात आती है, एटलीस्ट आपके पास दो फ्रेम्स हमेशा रहेंगे, कोई भी सिंगल फ्रेम इनर्शियल फ्रेम नहीं रहेगा। ये चीज हमेशा आप याद रखना यहाँ पे। तो हम काफी कुछ चीजों को, जैसे कोई भी चीज अगर कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, तो और दूसरी, जैसे दो कार जा रही है, ये एक कार जा रही है और ये एक कार जा रही है, दोनों की स्पीड कांस्टेंट है, तो दोनों को लगेगा कि ये रेस्ट में है या ये रेस्ट में है। जैसे आप ट्रेन से भी ट्रेवल करते हो, तो वहां पे भी आप ये चीज देखते हो हमेशा, कि अगर दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही है तो आपको लगता है कि मैं वहीं पे रुका हूँ, या वो सामने वाली ट्रेन वाला बंदा वहीं पे रुका है। और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब यहाँ पे ये होता है कि आपका अगर कोई फ्रेम रोटेट कर रहा हो या एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा हो, तो उस फ्रेम को आप कहोगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे इसका एग्जांपल है हमारी अर्थ। अर्थ इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बट जो स्पीड और वो सब चीजें हैं, तो हम कंसिडर करते, हम अश्यूम करते हैं कि हमारा जो अर्थ है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। हम ये खाली अज्यूम करते हैं, लेकिन एक्चुअल में अर्थ जो है वो नॉन इनर्शियल है, क्योंकि अर्थ जो है अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है। तो जो भी रोटेटिंग फ्रेम आएगा वो आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। और अब ये चीज बेसिकली यहाँ पे बताने की जरूरत क्या थी, तो इसका यूज ये ऐसा है कि जो हम एसटीआर पढ़ते हैं, स्पेशल थ्योरी, वहां पे हम इनर्शियल फ्रेम्स की बात करते हैं, और जब हम जीआर में जाएंगे तो वहां पे हम सारे ही फ्रेम्स की बात करेंगे। अब जीआर तो मैंने कोर्स में लिया नहीं है, तो मैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, बट इस जो आज के वीडियो का टॉपिक है उस सेंस में जो हम बात करने वाले हैं वो करेंगे हम इनर्शियल फ्रेम्स की। हम जितने भी फिनोमेना आज पढ़ने वाले हैं वो सारे के सारे इनर्शियल फ्रेम के लिए एप्लीकेबल है। तो अब हम मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और इसमें देखेंगे कि क्या क्या लिखा है, उस अकॉर्डिंग मैं आपको चीज़ों को बताते रहूंगा। ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है, एग्जाम में काफ़ी कम नंबर्स के लिए आता है, लेकिन काफ़ी अच्छे कंसेप्ट से आता है। बेसिकली मैंने जो है इसके लिए अर्थर बाइजर को फॉलो किया था, और वहीं से ये सारे नोट्स बनाए मैंने। ये जो नोट्स है रिलेटिविटी के, ये अर्थर बाइजर से ही बनाए हुए हैं, और काफ़ी अच्छा बुक है, काफ़ी अच्छी लैंग्वेज है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उसको रेफर करें। तो उसके पहला ही टॉपिक है, तो रिलेटिविटी के अंदर काफी सारी चीजें हैं, कि रिलेटिविटी के अंदर स्पेस टाइम का इक्विवेलेंस है, मास एनर्जी का रिलेशन है। क्योंकि इससे पहले क्या होता है, अगर मैं क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करूं, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में स्पेस एक अलग कॉन्सेप्ट है, टाइम एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसके बाद आपका मैटर एक अलग कॉन्सेप्ट है, और एनर्जी, और ऐसे ही बाकी सारी चीजें जो है ये अलग अलग चीजें हैं, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन जब आपको इनमें से किसी चीज को ज्वाइन करना पड़े, वह तब आपके काम आता है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जब सिंपली रिलेटिविटी। तो यहाँ पे
इस थ्योरी का यूज करके आपने इन चीजों को ज्वाइन किया था। वैसे आप बोलोगे कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो भी फिर हाफ एम वी स्क्वेयर या फिर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एम जी एच होती है, लेकिन यहाँ पे कोई कन्वर्जन नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे वेरिएबल्स काफी है, लेकिन यहाँ पे पूरे के एक कांस्टेंट से बेसिकली इनको कनेक्ट किस माध्यम से किया जाता है, आपको पता है कि अगर कोई एक चीज को, कि समझो ए को अगर मुझे बी से कनेक्ट करना है, तो मैं कनेक्शन के लिए क्या करूंगा, एक छोटा सा कांस्टेंट ले लूंगा, इस कांस्टेंट के यूज से इनको मैं कनेक्ट करूंगा। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मास आपका कांस्टेंट होता है। क्लासिकली जब भी आप देखते हो आपका मास कांस्टेंट है और आप एनर्जी को वेलोसिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, या फिर आप एनर्जी को हाइट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो। बिकॉज एम जी जो है ये कांस्टेंट हो गया किसी पर्टिकुलर बॉडी के लिए। एम आपका कभी वेरी नहीं करता है, अगर बॉडी मूव भी कर रही है तो वहां पे एम से कोई उतना फर्क नहीं पड़ता है कि एम की वैल्यू कम हो रही है ज्यादा हो रही है, हम वो चीज नहीं देखते हैं। अगर इनिशियली मेरा वेट 40 kg है, तो पूरे प्रोसेस के बाद या काफी टाइम बाद भी वो 40 kg ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो मास भी मेरा कांस्टेंट है, तो एनर्जी भी मेरी हाइट के फॉर्म में रिप्रेजेंट हुई है। ठीक है, तो स्पेस टाइम और मैटर यानी मास को एनर्जी के साथ जो कनेक्ट किया है वो किया है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। तो अब इसमें कहा क्या है उसने, कि इसका मतलब है कि जो जितने भी सारे मोशन है वो सारे रिलेटिव है, कोई भी मोशन जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। अब एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि बस वो मोशन है कि उसको किसी और के इसकी जरूरत नहीं है, बस इंडिपेंडेंट है वो वहां पे। जैसे हमने अभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखा कि इनर्शियल फ्रेम्स जो होते हैं, कि जहाँ पे दो चीजें या तो रेस्ट में होगी या तो मूव करेगी, तो वो रिलेशन में कि एस के रिस्पेक्ट में एस प्राइम क्या बिहेव कर रहा है, या एस प्राइम के रिस्पेक्ट में एस कैसे बिहेव कर रहा है, ये रिलेशन है दोनों के बीच में। तो जितनी भी मोशन हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो सारी एक दूसरे के रिलेशन में होंगी, कि पहले फ्रेम में क्या हुआ था और उसके रिस्पेक्ट में दूसरे फ्रेम में क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये चीज आप देख रहे हो, यहाँ पे ये स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है कि इनर्शियल फ्रेम्स जो है वहां पे न्यूटन के लॉज अप्लीकेबल होते हैं, उनमें कोई भी चेंज नहीं आता, डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो। और जो आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम है वहां पे ये चीज अप्लीकेबल नहीं होती है। तो अब हमेशा की तरह इसके भी कुछ पोस्टुलेट्स हैं। इसके दो पोस्टुलेट्स हैं मेनली स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सबसे पहला पोस्टुलेट है कि जितने भी इनर्शियल फ्रेम्स होंगे उन सभी में जो फिजिक्स के लॉज है वो सेम रहेंगे। अब बेसिकली फिजिक्स के लॉज का मतलब होता है आपके न्यूटन्स लॉ और बाकी सारे लॉज, क्योंकि जब इनर्शियल फ्रेम की बात आती है तो वहां पे न्यूटन्स के लॉ ही काम आते हैं बेसिकली, क्योंकि हमने उन्हीं को ज्यादा यूज किया है। और यहाँ पे लॉज ऑफ फिजिक्स मतलब अभी तक जितने भी फिजिक्स के लॉज है वो वैसे के वैसे ही एक्ट करेंगे। जैसे फोर्स है तो वो एम ए अगर लगता है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो इनर्शियल फ्रेम में यही लगेगा। ये ऐसे नहीं होगा कि एफ इज इक्वल टू एम स्क्वेयर ए या एम ए क्यूब, या किसी और फॉर्म में नहीं जाएगा, वो बस यही रहेगा एम ए। एम की जगह पे 2 ma हो सकता है, 4 ma हो सकता है। ये कांस्टेंट को आप अगर हटा दे तो फॉर्म जो है एफ इज इक्वल टू एम ए यही रहा। तो ये है इसका पहला पोस्टुलेट। और दूसरा पोस्टुलेट है कि स्पीड ऑफ लाइट की, लाइट की जो स्पीड है वो हर इनर्शियल फ्रेम के अंदर सेम रहेगी, एक ही वैल्यू रहेगी, कोई भी वैल्यू उसमें चेंज नहीं होगा। तो ये जो है ये दूसरा पोस्टुलेट है। ये दो पोस्टुलेट्स हैं। तो ये चीज जो यहाँ पे पॉइंट लिखा है, ये चीज आपको काफी अच्छे से पता है अगर आपने ऑप्टिक्स का 12th लेवल का भी देखा होगा। तो सबसे पहले जैसे न्यूटन ने बताया कि लाइट जो है वो पार्टिकल के फॉर्म में ट्रेवल करता है। लोगों ने कहा ठीक है भाई, पार्टिकल के फॉर्म में ट्रेवल करता होगा, जैसे तुमने कहा कि कर्पस्कुलर थ्योरी के माध्यम से। फिर आगे चल के हाइजन ने बताया नहीं नहीं, ये गलत है।
मतलब ऐसे नहीं बत बोला उसने कि ये गलत है। उसने कहा कि लाइट पार्टिकल के फॉर्म में नहीं ट्रेवल करता, वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है। उसका वेव फॉर्म होता है, वेव फ्रंट होता है, और वो सब चीजें होती है। और उसके हिसाब से तो जब बोला ठीक है भाई तुमने बोलता, क्योंकि उसके सजेशन में उसने पोलराइजेशन दिया, इंटरफेरेंस दिया, डिफ्रैक्शन दिया, ये सारे फिनोमेनॉन्स आए वहां पे। लेकिन एक चीज उस जमाने में ऐसे निकल के आई कि उसने लाइट को कंसिडर किया था आपका लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स, और लॉन्जिट्यूडिनल वेव को ट्रेवल करने के लिए चाहिए किसी मीडियम की जरूरत। तो अब यहाँ पे आया कि अब लाइट कहाँ से ट्रेवल कर रहा है, कौन से मीडियम से ट्रेवल कर रहा है। तो उसने कहा कि एक ऐसा मीडियम है जिसे कहा गया ईथर या ल्यूमिनिफेरस ईथर समथिंग। तो ये मीडियम पूरे यूनिवर्स में फैला है और लाइट इसी मीडियम के माध्यम से ट्रेवल करता है। और इस मीडियम की खास बात यह है कि ये मासलेस है और वो सब चीजें हैं जिसमें से लाइट जब भी ट्रेवल करता है उसकी स्पीड चेंज नहीं होती है, वगैरह वगैरह। तो लोगों ने कहा क्योंकि उस टाइम कुछ उतना डेवलपमेंट थी नहीं, तो ये चीज एक्सेप्ट कर ले कि हाँ ऐसा कोई ईथर मीडियम होगा। लेकिन फिर माइकलसन ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया मोरले के साथ में, और उसके माध्यम से उन्होंने कुछ अलग अलग एंगल से उस जो भी है ऑप्टिक्स के एक्सपेरिमेंट आप चेक कर सकते हैं, उसके माध्यम से उन्होंने कुछ इंटेंसिटी या स्पीड चेक की। लेकिन वो चीज वहां पे सेम ही निकल के आई। तो उसके माध्यम से उनका कुछ कंक्लूजन था कि वहां पे चेंज आना चाहिए था मीडियम की वजह से। अगर कोई मीडियम रहता है तो कुछ चेंज आता है रिजल्ट में, फ्रीक्वेंसी में या फिर उसके वेवलेंथ वगैरह में। बट वहां पे जो चेंज नहीं आया, इसका मतलब कि वहां पे ऐसा कोई मीडियम एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्योंकि ये भी एक थियोरेटिकली जो अजम्पशन था वो था। तो उसलिए फिर इसको फिर ये पीछे चला गया कि कोई ईथर रहता है, और फिर निकल के आया कि लाइट जो है वो ट्रांसवर्स नेचर फॉलो करती है और उसे कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, वो किसी भी जगह से इवन दो वैक्यूम से भी ट्रेवल कर सकती है। इसके बाद अभी हमें दो तीन चीजें देखनी है, जैसे टाइम डायलेशन हो गया, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हो गया, या मास वाली चीजें भी होगी। हम इन दो तीन चीजों को देखेंगे कि रिलेटिविटी में क्या चेंज आया है। जब हम क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर हमारा टाइम जो होता है वो एब्सोल्यूट होता है, लेंथ एब्सोल्यूट होती है, और मास भी एब्सोल्यूट होता है। अब एब्सोल्यूट का क्या मतलब है कि अगर आप एक स्केल लेते हैं 1 मीटर की और मूव करते हैं कार से या फिर बाइक से कहीं से भी, तो उसका जो लेंथ है, आप मोशन के दौरान भी अगर उसको कैलकुलेट करते हो 1 मीटर ही आता है। मतलब जो भी लेंथ होगा आपने किसी चीज का कंसिडर किया होगा, और लिस्ट में भी सेम ही आता है। तो जो मोशन आप परफॉर्म कर रहे हो उसकी वजह से उसके कोई भी चेंज नहीं आता है। कि अगर इनिशियली वो 10 सेंटीमीटर का था तो बाद में भी वो 10 सेंटीमीटर के रहेगा, ड्यूरिंग मोशन भी वो 10 सेंटीमीटर के रहेगा। ये चीज है एब्सोल्यूट, वैसे टाइम का है वैसे मास का है। लेकिन ये चीजें कहाँ तक वैलिड है, जब आपकी स्पीड जो है वो काफी काफी स्मॉल है लाइट की स्पीड से। तो यहाँ तक ये चीज हमारे पास थी कि जो ही मेरी स्पीड है, नॉर्मल स्पीड जो मैं डे टू डे लाइफ में यूज करता हूँ, क्लासिकल स्पीड है, उसमें ये चीजें वैलिड है। तो फिर जब 19th सेंचुरी में स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट हुआ और वो सब चीजें पता चल के आई थियोरेटिकली, और काफी वेव्स के फॉर्म में, ईएम वेव्स के फॉर्म में, तो साइंटिस्ट के बीच ये भी चीजें थी कि क्या ये जो क्लासिकल फिनोमेनॉन है, जैसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट लेंथ, एब्सोल्यूट मास, क्या ये चीजें इस स्पीड पे भी सेम रिजल्ट शो करती है, या यहाँ पे कुछ डेविएशन आता है। तो जब इसके लिए उन्होंने किया तो उनको रिजल्ट निकल के आया, कि उनको निकल के क्या आया कि ये एब्सोल्यूट नहीं है। इसके लिए
जो एग्जाम्पल बेसिकली बुक्स में रहता है वो क्लॉक वाला एग्जाम्पल रहता है कि एक फ्रेम में एक क्लॉक है, जैसे कुछ भी मान लीजिए, मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, ये एस फ्रेम है और अलोंग एक्स एक्सिस ये आपका एस प्राइम फ्रेम है, सेम ही क्लॉक है, और ये जो एस प्राइम फ्रेम है ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इन दैट सिनेरियो इनका जो टाइम में चेंज निकल के आता है, इस फ्रेम में कुछ होगा, इस फ्रेम में कुछ होगा, तो उनका जो रिलेशन निकल के आता है वो आता है t इज इक्वल टू टी नॉट अपॉन रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, जहां पे मेरा ये जो टी नॉट है ये मेरा प्रॉपर टाइम इंटरवल है एस फ्रेम के साथ, ये टी जो है ये मेरा टाइम इंटरवल है एस प्राइम फ्रेम के साथ, v मेरी वेलोसिटी है एस प्राइम फ्रेम की, जो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस प्राइम उसकी, और c जो है ये लाइट की स्पीड है। और ये जो आपका वन अपॉन रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर है, इसको आप गामा बोल दीजिए, इसे गामा कहते हैं। इस कांस्टेंट की वैल्यू है गामा, मतलब कांस्टेंट है बेसिकली इस फैक्टर की वैल्यू, और ये जो आपका v बाय सी होता है इसकी वैल्यू होती है बीटा। इन दो चीजों का आप ध्यान रखिए, कभी क्वेश्चन में ऐसे ऊट पटांग तरीके से वो दे सकता है कि गामा की टी इज इक्वल टू गामा टी नॉट, इस फॉर्म में अगर दे दिया, आपको पता ही नहीं गामा क्या है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए एटलीस्ट। तो ये रिलेशन इस तरह से निकल के आता है। अब एक चीज यहाँ पे देखने लायक है, तीन केसेस यहाँ पे बन सकती है। या तो मेरी वेलोसिटी जो है वो काफी कम होगी, कंपेरेबल होगी या इक्वल होगी। अब जब मेरी स्पीड लाइट की स्पीड से काफी कम है, तो इन दैट केस मेरा एब्सोल्यूट टाइम निकल के आ जाएगा। अगर कंपेरेबल है तो जो टाइम डायलेशन का रिलेशन है वो निकल के आएगा, और अगर मेरी स्पीड लाइट की स्पीड के इक्वल है तो इन दैट केस मेरा टाइम जो निकल के आएगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि रूट वन माइनस वन दैट इज टी नॉट बाय जीरो दैट इज इंफिनिटी। और एक चीज कि ये जो आपका फैक्टर है वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, जब भी आपका v और c कंपेरेबल हो इनका मतलब होता है कि आप इस तरह से कुछ स्पीड है आपकी इस फॉर्म में, तो ये आप कंपेयर कर सकते हो c के साथ। तो इन दैट केस जो आपका ये फैक्टर है ये हमेशा आपका वन से छोटा रहेगा, क्योंकि ये फैक्टर कुछ चीज यहाँ से माइनस करेगा तो ये वन से छोटा रहेगा। अगर ये चीज वन से छोटी रहती है तो आप इसको ये चीज समझ सकते हैं कि आपका t जो है ये बड़ा रहेगा, क्योंकि ये फैक्टर वन से छोटा रहेगा, वन अपॉन वन से छोटी वैल्यू इज बेसिकली ग्रेटर देन। ये मैथ्स में आपने काफी अच्छा देखा होगा, तो ये चीज आपको यहाँ पर बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है, कि जब भी आपका टाइम डायलेट होता है तो बेसिकली नाम में ही लिखा है कि टाइम डायलेट हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है, टाइम उस चीज को करने के लिए ज्यादा समय लग रहा है। जैसे आप अगर कोई चीज किसी फ्रेम में 10 मिनट में करते थे, तो अगर आप मोशन में हो जो कि स्पीड आपकी लाइट की स्पीड से कंपेरेबल में है, तो इन दैट केस आपको टाइम 10 मिनट की जगह पे 15 मिनट भी लग सकता है या आधा घंटा भी लग सकता है, तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा इन दैट केस। तो वो जो टिक 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 करने वाला घड़ी वाला एग्जांपल है उसमें ये चीज काफी अच्छे से दी रखी है, आप ऑर्थर बाइजर से भी देख सकते हो या कहीं और से भी देख सकते हो इस चीजों को। तो ये लाइट यूनिट है, लेंथ मेजर करता है बेसिकली। तो यहाँ पे एक चीज इस पॉइंट से ध्यान रखिएगा कि अगर आपको तीन चार यूनिट दे रखे हो नीचे और वो पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ लेंथ, और आप अगर लाइट ईयर को टिक करके आते हो तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि लाइट ईयर बेसिकली ये वो डिस्टेंस होता है जो एक लाइट एक साल में कवर करता है, ठीक है। तो ये भी एक लेंथ का यूनिट है, काफी स्टैंडर्ड यूनिट।
क्योंकि ये स्टैंडर्ड यूनिट क्यों है? जब आप अर्थवे या फिर किसी शहर में बात करें तो वहां पे किलोमीटर्स में, माइल्स में बात करेंगे तो ठीक है, चल जाएगा। लेकिन जब आप यूनिवर्स के ऊपर जाते हैं, प्लेनेटरी मोशन की बात करते हो, जहाँ पे एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट के जो दूसरा प्लैनेट है उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो हजारों किलोमीटर्स का, लाखों किलोमीटर्स का है। उसको आप इतना किलोमीटर्स के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसके लिए आपको यूनिट्स भी काफी बड़ा चाहिए। तो उसके लिए आप ये यूनिट यूज करते हैं लाइट ईयर्स का। तो आपने काफी बार ये चीज देखी होंगी कि साइंटिस्ट को मिला है नया प्लेनेट जो अर्थ जैसा है और वो यहाँ से है 200 लाइट ईयर्स की दूरी पे। तो लाइट ईयर के माध्यम से हम उनको देखते हैं। ये ये आप छोड़ दीजिए, अभी ये एग्जाम में नहीं आएगा। हाँ, ये चीज आप देख सकते हैं। ये बेसिकली आइंस्टाइन का वर्क है। मतलब इतना ही वर्क नहीं, उसका इससे ज्यादा भी है। मैं ये चीजें कुछ जैसे एसटीआर हो गया, ब्राउनियन मोशन, फोटो इलेक्ट्रिक, ये तो हमने पढ़ा ही है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जीटीआर और स्टिमुलेटेड इमिशन, ये आपने लेजर वगैरह में देखा होगा। इसके बाद हम देखेंगे डॉपलर इफेक्ट को। तो अगर आपने वेव्स ऑसिलेशन पढ़ा होगा तो वहां पे भी एक डॉपलर इफेक्ट आता है, जो कि बेसिकली हम जो इनिशियल डॉपलर इफेक्ट है। तो सबसे पहले वही था कि हम कहीं पे खड़े हैं, कोई सोर्स जा रहा है तो हमें उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी सुनाई देगी, या हम किसी से दूर जा रहे हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होगी। ये चीजें हमने वहां पे देखी थी बेसिकली। तो अब वही बेसिक डॉपलर इफेक्ट था, और उसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस भी आपने कर रखे होंगे आपके बचपन में। तो उसके बाद जब लाइट की बात की कि लाइट की वेलोसिटी पे क्या अफेक्ट होता है, क्योंकि ये जो वेलोसिटी थी ये आपकी काफी छोटी वेलोसिटी थी। आप एयर की बात करते थे बेसिकली, तो यहाँ पे एयर की जो वेलोसिटी है वो इसके अराउंड है, मतलब 332 है, रफली 300 मान लीजिए। तो इस वेलोसिटी की बात करें, लेकिन जब हम लाइट की बात करते हैं तो ये 3 × 10⁸ इससे 10⁻6 गुना ये बड़ी स्पीड है। ये 3 × 10⁻2 ही था, ये काफी हाई स्पीड है। तो यहाँ पे क्या चेंज आएगा? तो यहाँ पे जो वहां पे हमने तो खाली ब्रैकेट ले रखा था, यहाँ पे हमने लिया है रूट। बाकी इक्वेशन पूरा सेम है, आप देख सकते हो ऊपर की इक्वेशन से। न्यू न्यू नॉट 1 ± v/c -+v/c। बाकी हमने कुछ भी नहीं किया है इसमें। बेसिकली और भी कुछ फॉर्मूलाज आता है, जैसे ये थोड़ा स्मॉल फॉर्मूला आता है इससे भी। ये एक स्पेशल केस है, मैं आपको वो जनरल फॉर्मूला भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो हम जो यहाँ यूज करेंगे, तो हम सीधा इसे यूज करेंगे, ठीक है। न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट √1 ± v/c और -+v/c। और ये जो प्लस माइनस है, जो हम लाइट मतलब साउंड के केस में देखते थे, हम सेम ही लेंगे यहाँ। हम कुछ और एक्स्ट्रा कंसिडर नहीं करेंगे। ये जो है लेंथ एलिमेंट है बेसिकली, इसको हम बाद में देखेंगे। तो आपको रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट काफी अच्छे से पता होगा। तो जो भी चीज हम साउंड में देखते हैं ये चीजें वही लिखी है, बाकी कुछ भी लिखा नहीं है। बस इन चीजों को आप ध्यान से देखना, क्योंकि एग्जाम में जब रिलेटिविटी का क्वेश्चन आएगा और अगर डॉपलर शिफ्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो वहां पर वो आपसे ऐसे पूछ सकता है कि कोई प्लेनेट है वो इनिश और वो उसके फ्रीक्वेंसी में रेड शिफ्ट आ रहा है या फिर उसके वेवलेंथ में ब्लू शिफ्ट है, तो बेसिकली फाइनल वेवलेंथ बता निकाल के बताओ कितनी होगी वगैरह वगैरह, ऐसे बोल सकता है। आपको अगर ऑप्शन दिया जाए तो ऑप्शन के माध्यम से आप चीजों को एलिमिनेट भी कर सकते हो, कि रेड शिफ्ट में क्या होता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है या फिर उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। अगर वेवलेंथ के फॉर्म में पूछा जाए, इनिशियल वेवलेंथ उसकी जो है वो 6000 एंगस्ट्रॉम आ रही होगी और वो रेड शिफ्ट शो कर रहा है,
तो एटलीस्ट वो 6000 से बड़ी वेवलेंथ होगी। अगर वो ब्लू शिफ्ट शो करता है तो वो 6000 से कम वाली वेवलेंथ होगी। तो ये चीज आपको वहां पे पता होनी चाहिए। तो इसके लिए आप इनको पढ़ लीजिए या आपको ध्यान भी होगा ये चीजें। और इसी के माध्यम से डॉपलर शिफ्ट के माध्यम से हमने ये भी बताया कि यूनिवर्स जो है ये हमारा एक्सपांड हो रहा है। ये चीजें इसी के माध्यम से पता है। और इसके बाद अगला टॉपिक जो है ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है। तो इसके अंदर बेसिकली हम देखेंगे कि अगर मैं मूव कर रहा हूँ, अगर मैं मोशन में हूँ तो वहां पे मेरी लेंथ के साथ क्या चेंजेस आता है। तो इसका यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है फास्टर मीन्स शॉर्टर, कि जितना ज्यादा फास्ट होगा उतना ही वो छोटा होता जाएगा। और इसका एग्जांपल फिर से वही है कि दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिए जाते हैं, जहाँ पे एक स्केल रखी जाती है जिसकी लेंथ एल होती है, मतलब एल नॉट बोल दीजिए। और यहाँ पे लेंथ एल है, ये एस प्राइम फ्रेम ये मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से। और फिर हम यहाँ से यहाँ तक का पोजीशन कोऑर्डिनेट लेते हैं और फिर सब वो चीजें करते हैं। और वो सब चीजें करने के बाद निकल के आता है एल इज इक्वल टू एल नॉट रूट वन माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर। तो ये फैक्टर वन से कम है, इसका मतलब एल भी मेरा वन से कम होगा। बस बात खत्म, पैसा आ जाओ। इसमें भी तीन अलग अलग केसेस बनेगी। वी काफी छोटा होगा, वी कंपेरेबल होगा, वी इक्वल टू सी होगा। हम ये केस कंसिडर नहीं करते हैं। ये कंसिडर क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमने पोस्टुलेट में कहा है कि कोई भी चीज स्पीड ऑफ लाइट को ओवरकम नहीं कर सकती। स्पीड ऑफ लाइट जो है वो अल्टीमेट स्पीड है इस यूनिवर्स की, उससे ज्यादा स्पीड नहीं हो सकती। और इसी चीज की वजह से अगर आपने एक चीज नोटिस की होगी, तो जब हम ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी की बात कर रहे थे, ये ग्रुप वेलोसिटी का कंसेप्ट भी इसी चीज की वजह से निकल के आया था कि कोई भी वेलोसिटी लाइट की स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन जैसे किसी पर्टिकुलर मीडियम से अगर आप ट्रेवल करते हो, तो जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स या कुछ आयंस होंगे किसी पर्टिकुलर सिनेरियो में उनकी स्पीड लाइट की स्पीड से ज्यादा हो जाती है। क्योंकि किसी मीडियम में लाइट की स्पीड सी बाय एन, एन मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और उनकी स्पीड वीपी। तो ये चीज किसी पर्टिकुलर के लिए हो सकती है। लेकिन अगर ओवर ग्रुप की आप बात करो तो उस ग्रुप में वो स्पीड हमेशा ही ये चीज निकल के आएगी आपकी। ठीक है। तो अब ये दो तीन चीजें हैं ये सीधे सीधे आपको याद रखनी है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। और ये जो दो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं कि जो चीज आपने लेंथ के साथ देखी वही सेम चीज आपका एरिया के साथ होगा और वॉल्यूम के साथ होगा। ऐसा क्यों? इस चीज का भी जवाब दे दो आप। अगर आपका ये प्लेट है और ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है वी वेलोसिटी के साथ, तो आपको पता है कि एक्स वाली जो लेंथ है ये कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो ये कुछ इस तरह से होगी। अगर ये चीज कॉन्ट्रैक्ट हुई है तो इसका मतलब इसका एरिया चेंज हुआ है ए वन से ए टू। ये एरिया चेंज हुआ है तो अब ये जो ए टू है ये हम ए वन के फॉर्म में लिखेंगे। अब यहाँ पे जब हम रिलेटिविटी लगाते हैं तो हम जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में चीजों को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या उसी डायरेक्शन में उसका बाकी चीजें होगी। जो बाकी एक्सिस होगा उस एक्सिस में आपका कॉन्ट्रैक्शन नहीं शो होगा। तो जैसे अगर मैं एक्स डायरेक्शन में बात करूं, मैं एक्स डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा हूं तो एक्स में ही मेरा कॉन्ट्रैक्शन होगा, वाई और जेड में मेरा कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, वो चीजें वैसे के वैसे रहेगी। तो ये जो चीजें अगर ये ए और बी है तो बी मेरा सेम रहेगा, ए मेरा चेंज हो जाएगा,
ए रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो ए बी तो आपका फिर से आपको ए वन दे देगा और साथ में ये फैक्टर आपका आ गया। सिमिलरली यही चीज आपकी वॉल्यूम के साथ। बस इतना ही नहीं, अगर आप किसी फ्रेम में इस तरह से आपने किसी रॉड को रखा होगा किसी पर्टिकुलर एंगल पे, और फिर ये मूविंग मोशन में अगर आप सेम चीज देखना चाहोगे तो आपका निकल गएगा ये फॉर्म। तो जिसका मतलब है आपका थीटा प्राइम जो है ये हमेशा बड़ा रहेगा थीटा से। यहाँ तक आपको चीजें काफी अच्छे वे में समझ में आई होगी। तो आज के वीडियो में मैं यहीं पे रुकूंगा। दो तीन चीजों को मैंने यहाँ पे बताया, आपके साथ डिस्कस किया है। और अगली वीडियो में मैं आपसे मास का कन्वर्जन देखूंगा कि मास में क्या इफेक्ट होता है। वेलोसिटी, अगर जैसे हम नॉर्मल क्लासिकली हम वेलोसिटी को ऐड करते कि अगर मैं अप साइड जा रहा हूँ कोई नीचे आ रहा है तो वहां पे वेलोसिटी का जो एडिशन हम करते हैं सब्ट्रैक्शन करते हैं, अगर मैं सेम डायरेक्शन में जाता हूँ तो वही चीज रिलेटिविटी में क्या होगी, ये चीज हम वहां देखेंगे। उसके साथ साथ हम और भी कुछ देखेंगे कि रिलेटिविटी के केस में क्या क्या चीजें इनवेरिएंट रहती है, क्या क्या चीजें चेंज होती है। ये सारी चीजें हम देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इन चीजों को और अच्छे से डिटेल में किसी बुक से या गूगल से देख सकते हो। बुक मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बाइजर को ही फॉलो करो, ये बुक काफी अच्छी है। या फिर एक नोलान की बुक आती है, ये भी एक बुक है, पीजे नोलान शायद नाम है उसका। तो इस बुक में भी काफी अच्छे से कंसेप्ट दे रखे हैं, आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। क्वेश्चंस भी काफी अच्छे हैं। और बाकी अगर आपको कोई डाउट्स आता है तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।